हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हमारा चल रहा था बी फॉर्म 6 सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें से हमने मोस्टली आधा कवर्ड पोर्शन कर लिया है। हम यहाँ पे कोई यूनिट वाइज नहीं चल रहे हैं, हम पूरा बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर ही पढ़ा रहे हैं, जिसमें सारे सवालों के जवाब आपको इससे मिल जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको कुछ भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी जो क्वेश्चन होंगे आपके हर एक टॉपिक से यहीं से बन जाएंगे, और आप अगर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लोगे तो आप उसको बना ले जाओगे एग्ज़ाम में। तो अभी बी फॉर्म 6 के एग्ज़ाम के पेपर चल रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं सभी बच्चों के। तो होप सभी बच्चों का एग्ज़ाम जा रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम है हमारा फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, तो सेलेक्टेबल मार्कर तक अब आज हमें पढ़ना था सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है। तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है। सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल है मार्कर वर्ड से मतलब ही पता चल जाता है कि सेलेक्टेबल का मतलब होता है सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करना, ठीक है। ठीक है, सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करना, ठीक है। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब होता है सेलेक्ट करना। ठीक है, सेलेक्ट किसको करेगा, अब कोई सेलेक्ट किसको करेगा। सो सेलेक्ट करते हैं हम लोग किसको, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, यानी कि जो मार्कर, यानी सेलेक्टेबल मार्कर आप किसको करें, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को जो सेलेक्ट करे, जो ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करे उसको अपन कहते हैं सेलेक्टेबल मार्केट। तो ट्रांसफॉर्मेंट को कौन सेलेक्ट करता है, हमारा ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हमारा सेलेक्ट करता है एम्पीसिलिन। तो एम्पीसिलिन हमारा पहला सेलेक्टेबल मार्केट हो गया, सेलेक्टेबल मार्कर हो गया। और टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन का काम क्या था, टेट्रासाइक्लिन हमारा रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानता था। ठीक है, ये टेट्रासाइक्लिन हमारा रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानता था। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन जब हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट को पहचानता था, जो पहले क्या था, रिकॉम्बिनेंट किसको पहचानता था, एक मिनट, टेट्रासाइक्लिन हमारा किसको पहचानता था, टेट्रासाइक्लिन हमारा पहचानता था रिकॉम्बिनेंट को। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को हमारा कौन पहचानता था, टेट्रासाइक्लिन, नॉन रिकॉम्बिनेंट को। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो हमारा यही, इसमें यही सब हमारा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेट द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू पिकअप डीएनए फ्रॉम द एम्बियंस। अब एम्बियंस का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू पिकअप डीएनए फ्रॉम द एम्बियंस। अब एम्बियंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी, कोई भी बैक्टीरिया के चारों ओर का जो वातावरण होता है, यानी कि उसके चारों जो भी चीज़ें उपस्थित हैं, तो उसमें जो चीज़ आती हैं उसको सराउंडिंग से मतलब, ठीक है। तो एम्बियंस का मतलब होता है एक तरह से सराउंडिंग। ठीक है, तो उसके चारों ओर, बैक्टीरिया के चारों ओर सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि डीएनए आरएनए अब बैक्टीरिया केस में होगा। ठीक है, तो अपने एम्बियंस से डीएनए, एक्सटर्नल डीएनए मॉलिक्यूल को लेना है। एक्सटर्नल डीएनए यानी अलाइन डीएनए, यानी कि वेक्टर डीएनए। ठीक है, अलाइन डीएनए जिसको एलियन डीएनए बोलते हैं। ठीक है, एलियन डीएनए और डिजायर्ड डीएनए, यानी कि जो बाहरी व्यक्ति का वाला डीएनए होगा उसको अपने अंदर लेना बैक्टीरिया के, उसको अपन बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर लेना, ये हमारा प्लाज्मिड हो गया, ये हमारा न्यूक्लियोइड हो गया। ठीक है, इसको इसके एम्बियंस से, सराउंडिंग से, ठीक है, इस सराउंडिंग से इसके अंदर लेना, बैक्टीरिया के अंदर लेना हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद कहते हैं रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑल आर द, थोड़ी सी हेक्टिक प्रोसेस होती है, यानी कि हम बार बार रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को बार बार एम्पीसिलिन में, टेट्रासाइक्लिन में तो डाल के देखेंगे नहीं, इसलिए थोड़ी सी ये, थोड़ी सी हेक्टिक टाइप की प्रोसेस होती है। ठीक है, यानी कि कंबंशन प्रोसेस होती है, मतलब बहुत टाइम वेस्ट जाता है इसमें। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट आर कंबंशन प्रोसेस। ठीक है, बार बार एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन में आप डाल के नहीं देख पाओगे कि आखिर कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन ट्रांसफॉर्मेंट है, तो ये इस तरह करने में आपका टाइम चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इससे बचने के लिए अपन एक नया मेथड आता है जिसको बोलते हैं इंसर्शन इनएक्टिवेशन। ठीक है, इंसर्शन इनएक्टिवेशन क्या होता है, ये एक इजी प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या कहते हैं, ई कोलाई का प्लाज्मिड निकालते हैं। अब ई कोलाई का प्लाज्मिड निकाल लिया, अब ई कोलाई के प्लाज्मिड में, ई कोलाई के प्लाज्मिड लिया जिसमें एक जीन थी जिसका नाम बीटा गैलेक्टोसाइडेज था। ठीक है, ई कोलाई का प्लाज्मिड निकाला, ये उसमें जीन है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब मैं पहले आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो मान लो अपन ने, ये हमारा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की हमारे पास सेल वॉल है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया की हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियोइड है, और ये हमारा है डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, क्या है, प्लाज्मिड। ठीक है, ये हमारा है प्लाज्मिड।
अब इस प्लाज्मिड को, ये किसकी है, किसकी सेल वॉल है, किसका है, ई कोलाई की, ठीक है, ई कोलाई की, ठीक है। तो अब हमने ई कोलाई बैक्टीरिया का प्लाज्मिड हमने बाहर निकाल लिया। अब ई कोलाई के प्लाज्मिड के बैक्टीरिया में क्या देखा गया कि ई कोलाई के प्लाज्मिड बैक्टीरिया में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक जीन थी जो कि कोड कर रही थी क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इस जीन का नाम था क्या था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब इस जीन में देखा गया, अब इस जीन को खासियत क्या थी कि क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो होते हैं, यानी कि जो कलर देते हैं, ठीक है, हम क्रोमोजेनिक सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, इस मान लीजिए बर्तन में क्रोमोजेनिक सब्सटेंस लेते हैं। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की खास बात क्या होती है कि जो भी एंजाइम अगर क्रोमोजेनिक सब्सटेंस से आकर जुड़ता है तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस उस एंजाइम के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर देता है, ठीक है। कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को जब अपन ने क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ इंट्रोड्यूस करवाया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने इससे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज अब डीएनए से क्या बनता है, एंजाइम क्या होते हैं। पहले एक बात तो हर एक उसमें जो जीन होती है उसमें क्या ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा, ट्रांसलेशन हो रहा होगा, ठीक है, ये सारी प्रोसेस होती है। तो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से वह बनता है प्रोटीन, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। और प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन बनाते हैं एंजाइम, ठीक है। तो प्रोटीन क्या बनाते हैं, एंजाइम। और एंजाइम जो होते हैं वो क्या कहते हैं, जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ मिलके क्या, कौन सा कलर देते हैं, ब्लू कलर देते हैं, ठीक है। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ मिलके ब्लू कलर देते हैं एंजाइम जो होते हैं, तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ मिलके ब्लू कलर देते हैं, ठीक है, इतना क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो एंजाइम जो होते हैं क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ ब्लू कलर देते हैं। अब जब ये ब्लू कलर देगा तो इससे साइंटिस्टों को पता चल गया कि कोई ऐसा सब्सटेंस भी है जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ ब्लू कलर देता है, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट ने क्या सोचा, साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हम इस जीन को निकाल देते हैं और इसके साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देते हैं। अब जब भी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस लेंगे, ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज अब क्या इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे मैं इसका बता देता हूँ, ठीक है। तो प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड में अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन को हम लोगों ने इससे काट के अलग कर दिया, ठीक है, इससे काट के इस प्लाज्मिड में जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो कोड कर रहा था, इससे हम लोगों ने इसको काट के अलग कर दिया, ठीक है, इसको हमने काट के अलग कर दिया। और कोई दूसरी जीन हमने लगा दी, जैसे मान लो कोई दूसरी जीन, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, इसके साथ जोड़ के कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, ठीक है, ये वाली जीन एक्स्ट्रा आ गई, ठीक है। तो जब अब ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसको जब क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में डालेंगे तो अब ये है तो इकोलाई का ही बैक्टीरिया, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ इसमें जुड़ा होगा, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की खास बात क्या थी कि वो ब्लू कलर देता है एंजाइम, तो यानी कि ट्रांसक्रिप्शन वगैरह हो रहा होता है, ठीक है। तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में अब मान लो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जब प्रेजेंट नहीं है तो जब क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस इनएक्टिव ही रहेगा, यानी कोई ब्लू कलर नहीं देगा। क्योंकि ब्लू कलर कब दे रहा था, जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम आ रहा था। तो जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं आ रहा तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस हमारा इनएक्टिव ही रहेगा, जिससे वो कोई कलर नहीं देगा। अब इससे हमें पता चल गया कि रिकॉम्बिनेंट बना होगा, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट बना रहा होगा, ठीक है। यानी कि जब इसको अपन ने बैक्टीरिया के अंदर डाले होंगे तभी तो बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ वो ब्लू कलर देगा। यानी कि अगर अब इससे एक ही प्रोसेस से हमें पता चल गया कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अभी इसको हम बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे, हमें नहीं पता कि बैक्टीरिया के अंदर गया कि नहीं गया, हमने अपने हिसाब से डाल दिया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेंट है कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के इसके अंदर डाल दिया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर बना होगा तो इस बैक्टीरिया को क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में इंट्रोड्यूस करवाने के बाद क्रोमोजेनिक सब्सटेंस कोई भी कलर शो नहीं करेगा। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना होगा, ठीक है, अगर नहीं बना होगा और ये ट्रांसफॉर्म हो गया होगा तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ये ब्लू कलर दे देगा, ठीक है। यानी कि अगर रिकॉम्बिनेंट नहीं बना होगा तो ब्लू कलर दे देगा, ठीक है। इससे हमें पता चल गया क्रोमोजेनिक सब्सटेंस कैसे वर्क करता है। तो इसका यहीं पे ये सब ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या था, इकोलाई का प्लाज्मिड लिया जिसमें एक जीन थी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। ये जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो थी वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है जिसमें एक जीन था, ठीक है, जो एक जीन को कोड कर रही थी। अब इस एंजाइम वाले कलर को किसमें डाल दिया, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का सब्सटेंस ऐसा सबस्ट्रेट होता है जिसमें कोई एंजाइम जुड़ता है तो वो ब्लू कलर देता है, यही सब लिखा हुआ है इसमें।
ठीक है। तो एंजाइम जो होता है, डीएनए से बनता है mRNA, mRNA से बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन जो होता है कि एंजाइम बनाएगा, एंजाइम बनाएगा तो क्या कहते हैं, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जब इस एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा तो वो ब्लू कलर देगा। तो अगर एंजाइम बनता रहेगा तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस तो ब्लू कलर देगा, ठीक है। अगर एंजाइम ही नहीं बना, यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन को ही आपने निकाल के दूसरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, ठीक है, तो साइंटिस्ट ने कहा इस जीन को काट कर दूसरी डिजायर जीन डालो तो रिकॉम्बिनेंट बन गया। अब जो बना हुआ है न्यू वाला वो रिकॉम्बिनेंट होगा, ये जो न्यू वाला बना है वो रिकॉम्बिनेंट होगा, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट बन गया तो वो इस डिजायर्ड जीन को डालने से क्रोमोजेनिक सब्सटेंस इनएक्टिव ही रहेगा, ठीक है। अब जब क्रोमोजेनिक सब्सटेंस इनएक्टिव ही रहेगा तो हमें पता चल गया कि क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट बना रहा होगा, ठीक है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस वही रह गया। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या लिखा है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं। इफ क्या था, जब जो जीन एंजाइम प्रोड्यूस करवाकर क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ ब्लू कलर दिखा रही थी, अगर उसको प्लाज्मिड से काट कर अलग कर दें तो अब अगर डिजायर्ड डीएनए आकर लग गया होगा तो रिकॉम्बिनेंट बन गया होगा, अगर तो रिकॉम्बिनेंट अगर बना होगा तो ब्लू कलर नहीं देगा, यानी कि रिकॉम्बिनेंट हमारा बना होगा तो ब्लू कलर नहीं देगा, ठीक है। तो इट इज़ अ इफ इट इज़ रिकॉम्बिनेंट जीन इनएक्टिव हो गई होगी, सही बात है, अगर रिकॉम्बिनेंट बना होगा तो जीन इनएक्टिव हो गई, तो एंजाइम विल नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म ब्लू कलर, तो ब्लू कलर नहीं देगा। और अगर रिकॉम्बिनेंट बन गया और अगर रिकॉम्बिनेंट हुआ तो ब्लू कलर बनाएगा, तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ब्लू कलर दे देगा, यानी कि अगर रिकॉम्बिनेंट बना होगा, ठीक है, मतलब अगर रिकॉम्बिनेंट बना होगा तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ब्लू कलर नहीं देगा, और अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा यानी कि रिकॉम्बिनेंट नहीं होगा तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस हमारा ब्लू कलर देगा, ठीक है। इससे हमें पता चल गया ये। अब दूसरे की बात करते हैं कि अब क्या होता है, कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है। कॉम्पिटेंट होस्ट यानी कि मतलब क्या होता है, देखो हम क्या कहते हैं, क्या हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट पता करने के लिए मतलब सॉरी ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट करवाने के लिए हमने क्या करा, हमको क्या चाहिए रहता है, ट्रांसफॉर्मेंट एंड, देखिए मैं बताता हूँ कि हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बनाने के लिए क्या हमें चाहिए रहता है कि ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन है, कि बैक्टीरिया की सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा हो गया न्यूक्लियोइड, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियोइड होगा, और ये हमारा हो गया प्लाज्मिड। तो ये बैक्टीरिया की मान लो हमारे पास सेल वॉल है, ठीक है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, और ये हमारी बैक्टीरिया की क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये बैक्टीरिया की हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। तो अब ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में क्या होता था कि हमें इस प्लाज्मिड मतलब ये प्लाज्मिड को एक एक्सटर्नल प्लाज्मिड, इसको रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं, पहले प्लाज्मिड को निकाल के इसको आरडीएनए बनाते हैं। अब आरडीएनए बनाने के बाद अब जो नया डीएनए बना होगा, इसमें जो नई न्यू जीन लगी रही होगी, वो इस सेल मेम्ब्रेन को क्या पता क्रॉस ही ना करे, इसीलिए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो रहा था, यानी कि ट्रांसफॉर्म ही ना हो इसके अंदर, ठीक है। वापस जब इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो सेल मेम्ब्रेन को अपन को इसके हिसाब से, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसके हिसाब से सेल मेम्ब्रेन को अपन को परमिएबल बनाना पड़ता है, यानी कि सेल, अब हम लोग कहाँ पे होस्ट कर रहे हैं, यानी होस्ट कौन है, हमारा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को हम जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसके हिसाब से, बैक्टीरिया को रिकॉम्बिनेंट डीएनए के हिसाब से अब कॉम्पिटेंट बना रहे हैं, यानी कि उसके योग्य बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके योग्य जब बना देंगे, कॉम्पिटेंट बना देंगे, तो क्या वो आसानी से ट्रांसफॉर्मेंट हो पाएगा, यानी कि जो प्लाज्मिड है एक्सटर्नल डीएनए, ठीक है, एक्सटर्नल डीएनए बाहरी डीएनए जो है एलियन डीएनए है, वो आराम से होस्ट के कॉम्पिटेंट होने के बाद ट्रांसफॉर्मेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें यही पढ़ते हैं, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या था, इफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए नॉट एंटरिंग इन बैक्टीरिया ड्यू टू सम रीजन, तो हमें होस्ट यानी बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। तो सम टाइम होस्ट नॉट कॉम्पिटेंट क्यों नहीं होता है, हाउ टू, अब कैसे बनाया जाता है, हाउ टू मेक होस्ट कॉम्पिटेंट, ताकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए आसानी चला जाए। तो जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो पता चला कि डीएनए की जो बाइंडिंग सेल मेम्ब्रेन से नहीं हो पा रही थी, उसमें दिक्कत थी, ठीक है। तो अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बाइंडिंग को बढ़ा दें तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि कैल्शियम के साथ बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को ट्रीट करने पर, यानी कि अगर हम इस सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है, अगर हम इस सेल मेम्ब्रेन को कैल्शियम के साथ ट्रीट कर दें, ठीक है, किसके साथ ट्रीट कर दें, इस सेल मेम्ब्रेन को कैल्शियम के साथ। अब कैल्शियम का काम क्या होता है कि इसमें पोर्स बना देता है, ठीक है, यानी कि परमिएबिलिटी बढ़ा देता है कैल्शियम। अभी जैसे जीन गन ट्रांसपोजॉन्स वगैरह होते हैं, जीन गन वगैरह, ये उसमें भी कैल्शियम आयन का, डाइवेलेंट कैल्शियम आयन का ही यूज होता है, ठीक है। तो कैल्शियम आयन क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन में पोर्स बना देता है, पोर्स यानी छोटे 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 होल्स बना देता है, जिससे जो हमारा प्लाज्मिड है वो इसके अंदर आसानी से एंटर हो जाता है एंड ट्रांसफॉर्म हो जाता है इसके अंदर, यानी कि ट्रांसफॉर्मेंट बन जाता है, यानी इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। तो क्या देखा गया, सेल मेम्ब्रेन ट्रीट विथ डाइवेलेंट कैल्शियम आयन, तो अगर इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए आसानी से जुड़ जाता है, जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए आसानी से जुड़ जाता है,
तो अगर डीएनए की क्या था, डीएनए जो होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, सही बात है। जो बाहरी डीएनए होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक दोनों नेचर की होती है, दोनों सब्सटेंस उसमें अंदर होते हैं। तो अब यानी कि अगर डीएनए को सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाना है तो वो उसको हाइड्रोफिलिक भी होना चाहिए एंड लिपोफिलिक भी होना चाहिए नेचर में। लिपोफिलिक यानी कि जो फैट लविंग होते हैं, यानी कि जिनके अंदर चारों तरफ फैट की कोटिंग होती है, एंड हाइड्रोफिलिक यानी जो वाटर के मॉलिक्यूल के लविंग होते हैं, फिलिक यानी लव, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक यानी पानी के साथ जिसका लगाव हो, और लिपोफिलिक यानी जिसका फैट के साथ लगाव हो, ठीक है, उसको कहते हैं, या फैट यानी वसा, ठीक है। तो दोनों सब्सटेंस होते हैं। तो लिपोफिलिक ज़्यादा हो गया, अगर मान लो लिपोफिलिक ज़्यादा हो गया तो डीएनए को बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन से बाइंड करना है। अब लिपोफिलिक हो गया, और सेल हमारा क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। डीएनए जो होता है हमारा हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। मान लो सेल मेम्ब्रेन में लिपोफिलिक कंटेंट ज़्यादा हो गया, अब लिपोफिलिक कंटेंट ज़्यादा हो गया, लेकिन डीएनए तो हमारा हाइड्रोफिलिक है यानी वाटर लविंग है, तो अब उसको लिपोफिलिक बनाना है। तो अब सेल मेम्ब्रेन को अपन होस्ट कंपिटेंट बनाएंगे। सेल मेम्ब्रेन कंपिटेंट बनाने के लिए उसको कैल्शियम के साथ ट्रीट अगर हम लोग कर देंगे सेल मेम्ब्रेन को, तो डीएनए जो हाइड्रोफिलिक नेचर का था वो हमारा सेल के अंदर पोर होने की वजह से आसानी से चला जाएगा। तो इसलिए बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में अपन सुधार करते हैं, ठीक है, ये हो क्लियर है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या देखा गया, ठीक है बताता हूँ, एक मिनट। इसके बाद क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाए। इसके लिए दूसरा तरीका क्या है, हीट शॉक देते हैं। अब देखो हीट शॉक देने यानी कि किसी को अचानक से, जैसे कि कोई ऐसे बेहोश पड़ा है, ठीक है, या फिर कोई अपना अलग से काम कर रहे होते हैं, अगर कोई गर्म चीज़ छुड़ा दो तो एकदम रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होता है, इंसान हिल जाता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हीट शॉक। हीट शॉक में क्या करते हैं, सडनली टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। तो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, बैक्टीरिया को लेटाते हैं बर्फ की सिल्ली में, ठीक है, बर्फ की सिल्ली में लेटाते हैं बैक्टीरिया को। अब देखो किसी को एकदम अचानक से ठंडा कर दोगे और खूब ठंडा कर दोगे, और अचानक से एकदम खौलता पानी डाल दोगे तो वो एकदम उठ जाएगा ना। उसी तरह से बैक्टीरिया की मतलब बैक्टीरिया की धड़कन को एकदम तेज कर देते हैं, एकदम हीट शॉक दे देते हैं, उसका पूरा मदर बॉडी हिला देते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा तरीका है बैक्टीरिया को हीट शॉक देना। हीट शॉक कैसे देते हैं, बैक्टीरिया को बर्फ की सिल्ली पर लेटाते हैं, यानी कि ठंडे बर्फ की सिल्ली यानी क्या मतलब बहुत ठंडे टेम्परेचर में ले जाते हैं, और अचानक से उसको 42 डिग्री टेम्परेचर दे देते हैं, तो वो हीट शॉक हो जाता है, यानी कि वो शॉक्ड हो जाता है अचानक से। जिससे बैक्टीरिया के जितने पोर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, वो पोर्स अचानक से खुल जाते हैं, और जो क्या कहते हैं सडनली इंक्रीज टेम्परेचर करने से बैक्टीरिया के जो पोर्स होते हैं वो अचानक से खुल जाते हैं, और जो हमारा एलियन डीएनए है यानी डिजायर्ड डीएनए है, बाहरी डीएनए है, वो हमारा बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, और जिससे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा मेथड क्या होगा, हमारा बर्फ की सिल्ली पे जाके हीट शॉक देना। पहला मेथड क्या था हमारा, पहला मेथड क्या था, जल्दी बताओ, पहला मेथड था हमारा क्या था, जल्दी बताओ, फिर भूल गए। पहला मेथड था हमारा इंसर्शन इनएक्टिवेशन, नहीं सॉरी, पहला मेथड था हमारा कॉम्पिटेंट होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाया। इंसर्शन एक्टिवेशन क्या था बताओ, इंसर्शन एक्टिवेशन फिर से मैं बता देता हूँ। इंसर्शन एक्टिवेशन में क्या था कि अपन ने रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट की पहचान करने के लिए इंसर्शन एक्टिवेशन किया, जो कि बहुत ईजी प्रोसेस होती है। बाकी लेंदी प्रोसेस जो होती है वो हमारी एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन सेलेक्टेबल मार्कर के थ्रू होती है, ये याद रखना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये हो गया दूसरा मेथड, क्या है वो बर्फ की सिल्ली पे लटा के उसको हीट शॉक दे दो। एंड तीसरा मेथड क्या था, तीसरा मेथड ये अटक जाता है, ठीक है। तो तीसरा मेथड क्या था हमारा, तीसरा मेथड था माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, इसमें भी अपन कैल्शियम का ही यूज़ करते हैं, एक मिनट, हाँ। तो माइक्रो इंजेक्शन क्या था, माइक्रो इंजेक्शन क्या है, जब हम एक छोटा सा इंजेक्शन न्यूक्लियस के अंदर लगा देते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर सेल, ये हमारी मान लो कोई एनिमल सेल है, एनिमल सेल में आप क्या करते हैं न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। माइक्रो इंजेक्शन हम एनिमल सेल के लिए, एनिमल सेल जो होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए माइक्रो इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब एक छोटा सा इंजेक्शन न्यूक्लियस के अंदर लगा देते हैं तो माइक्रो इंजेक्शन की मदद से डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया जाता है। मतलब इंजेक्शन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए भरो और न्यूक्लियस के अंदर सीधे लगा दो, पुट कर दो, ठीक है। तो उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के अंदर करना। तो माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल के जेनेटिक इंजीनियरिंग के ट्रीटमेंट के लिए की जाती है, ठीक है। तो अब ये मेथड प्लांट में तो क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि प्लांट में सेल वॉल होती है जो कि बहुत रिजिड होती है, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, गैरेक्टेंस, मेनान्स, ये सब की चीज़ की कंपोजिशन बहुत ठूस की होती है, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ होती है ना उसमें प्लांट में, तो जिसकी वजह से उसकी आउटर वॉल जो होती है सेल वॉल वो बहुत रिजिड होती है, ठीक है। तो इसलिए अपन उसमें
उसमें माइक्रो इंजेक्शन का यूज़ नहीं कर सकते। तो माइक्रो इंजेक्शन का यूज़ एनिमल सेल के में एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन को होस्ट को कम्पिटेंट बनाने के लिए सेल मेम्ब्रेन में ट्रीट किया जाता है। अब फोर्थ मेथड क्या है, बायोलिस्टिक जीन गन। जीन गन में क्या करते हैं, जीन गन में हम लोग टंगस्टन से बनी, टंगस्टन क्या होता है, टंगस्टन जो कि बल्ब में लगी होती है, ठीक है, तो टंगस्टन की बनी होती है जीन गन, ठीक है। इसमें अपन माइक्रो बुलेट्स का यूज़ करते हैं। माइक्रो बुलेट किसकी बनी होती है, टंगस्टन की बनी होती है, ठीक है। या फिर अपन गोल्ड भी ले सकते हैं इसमें, AU। इसके ऊपर रिकॉम्बिनेंट DNA, अब टंगस्टन के ऊपर जो माइक्रो बुलेट्स होती हैं, जो जीन गन में माइक्रो बुलेट्स लेते हैं, एकदम गन की तरह होती है, ठीक है, जिसमें बुलेट्स होती है। बुलेट्स में क्या कहते हैं, इसमें टंगस्टन की बनी हुई या गोल्ड की बनी हुई बुलेट्स होती हैं, जिसमें अपन ये रिकॉम्बिनेंट DNA को लगा देते हैं और एकदम शूट करते हैं तेज से, ठीक है। बहुत तेजी से शूट करने की वजह से ये सेल मेम्ब्रेन को, जो प्लांट की सेल वॉल होती है, उसको फाड़ के अंदर चली जाती है और हमारा जो रिकॉम्बिनेंट DNA है वो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA वो चला जाता है अंदर, ठीक है, और सेल वॉल न्यूक्लियस में पहुंच जाता है, ठीक है। अब फिफ्थ मेथड क्या होता है, फर्स्ट मेथड हमारा क्या हो गया, फर्स्ट मेथड हमारा हो गया जो हमारा फर्स्ट मेथड हमारा हो गया, क्या अपन करते हैं, देखो पहले मेथड में अपन ने क्या किया, पहले मेथड में अपन ने उसको होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाया। होस्ट को कॉम्पिटेंट कैसे बनाया, तो डाईवैलेंट कैल्शियम आयन का ट्रीटमेंट देके। सेकंड मेथड क्या था, हमने उसको हीट शॉक दे दिया। हीट शॉक यानी कि 42 डिग्री में अचानक से उसको ले गए एकदम मतलब माइनस डिग्री टेम्परेचर, यानी कि -200 डिग्री सेल्सियस लेके गए नीचे और उसको अचानक से 42 डिग्री के सेल्सियस के टेम्परेचर दे दिया, तो वो हीट शॉक हो गया, उसको झटका लग गया और सेल मेम्ब्रेन के पोर खुल गए उसके, ठीक है, तो वो अंदर चला गया। तीसरा मेथड क्या था हमारा, तीसरा मेथड था क्या था हमारा तीसरा मेथड क्या था हमारा, जीन गन, ठीक है, बायोलिस्टिक, ठीक है। और चौथा मेथड हमारा क्या था, जो कि हमारा था माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन, जिसमें अपन ने सीधे माइक्रो इंजेक्शन को उसके अंदर इंसर्ट करवा दिया सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, तो हो गया, आगे पीछे होता रहेगा, ठीक है। तो फिफ्थ मेथड क्या था, इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करते हैं अपन कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को, ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देते हैं, पोर कर देते हैं, यानी कि उसको इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, मेकिंग होल्स इन सेल वॉल। सेल वॉल में अगर होल्स बना देंगे तो प्लाज्मिड का आसानी से अंदर चला जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है। होल्स को कैल्शियम आयन की ट्रीटमेंट से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। कैल्शियम आयन क्या, लाइसोजाइम, और कैसे भी कर सकते हैं, लाइसोजाइम से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देकर भी कर सकते हैं। होल्स को 3 टाइप से कर सकते हैं, पहला कैल्शियम आयन के ट्रीटमेंट दे दो, या लाइसोजाइम किस कहाँ पे होते हैं, हमारे लार में प्रेजेंट होते हैं लाइसोजाइम, ठीक है, जो कि एंटीबैक्टीरियल एजेंट का भी काम करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक शॉक देकर भी कर सकते हैं। अब क्या होता है दूसरा मेथड, क्या और कौन से मेथड हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, नेक्स्ट हमारा है हाउ टू प्रोड्यूस DNA। अब जो DNA के प्रोड्यूस कैसे करते हैं हम लोग, इसको अपन पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में, ठीक है, कि अपन DNA को मतलब बोल रहा हूँ, अपन DNA को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे कि DNA को अपन उससे अंदर निकाल सकें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हाउ टू प्रोक्योर DNA, ठीक है, कैसे अब DNA को, अब इसके बहुत सारे इसके मेथड्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और जहाँ पे भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।